स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल अचलच पर। शुरू कर चुके हैं हम लोग जीडी की प्रैक्टिस सेट और 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, यानी 3 मॉडल पेपर कर चुके हैं। और आप लोग जिस तरह से उस पर लगे हुए लगे रहिए, अपने आप को नाप लीजिए। प्रैक्टिस सेट अगर मैं करा रहा हूँ, आपको मॉडल पेपर करा रहा हूँ, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि आपके हर सेट में नंबर में सुधार हो रहा है कि नहीं। और अगर ये सुधार हो रहा है तो बहुत बेहतर है। और जो जो क्वेश्चन के आंसर आपको पता है उनको छोड़ दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। जिनके उत्तर आपको नहीं पते हैं उनको आप लिख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं कि जो आपके उत्तर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको पता रहते होंगे। जिनके आंसर आपको पता है उनको आप छोड़ दीजिए। या जब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ तो हमें पहले से पता है, तो जो चीज़ पहले से पता है उसको छोड़ दीजिए, जो चीज़ नहीं पता उसको आप पेन डाउन कर लीजिए, ताकि अगले सेट में वो नंबर क्या हो जाए, अप्रूव हो जाए। अगर आप जीडी के इस पेपर में कम से कम अगर आप 14 से 15 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो 14 से 15 क्वेश्चन एक बेहतर स्कोर आप अपने आप को पाएंगे। और ये क्या करेगा, आपका नंबर बढ़ाएगा। अगर आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास सफलता का गारंटी तो नहीं देता, लेकिन सफलता अभ्यास से ही आती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक टू परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार तो इसको करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। 40 सेट हमने टारगेट किया है कराने का, और ये 40 सेट पूरी कोशिश रहेगी कि 800 क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएं। तो अगर आप लगे हुए हैं तो ये 800 क्वेश्चन, जाहिर सी बात है अगर आपके पास 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भंडार है एक पर्टिकुलर पेपर को लेकर, तो ये निश्चित है कि आपको उसमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ये लगे हुए हैं तो बस छोड़ के मत जाइए, लगे रहिएगा। आइए देखिए, बहुत समय न लेते हुए टाइम देखिए, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा जालदापारा राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क, ये कहां पर स्थित है? जालदापारा राष्ट्रीय पार्क असम ऑप्शन में, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां बताना है, तो ये कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ध्यान सुनिएगा, ये कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। यानी जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर पड़ेगा आपको? पश्चिम बंगाल में। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा असम में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा आप, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ याद रखिएगा आप सिक्किम में है। ये क्या याद रखिएगा आप? सिक्किम में है। अच्छा, इसी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो सिक्किम में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है, इसी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का एक नाम और है, याद रखिएगा। इसे कहा जाता है अलीटियूडू या अलीटियूडू राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है, जो सिक्किम में स्थित है। इसका भी नाम याद रखिएगा, इसी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का। अच्छा, कंचनजंगा एक चोटी भी है, ये कहाँ स्थित है? अगर कंचनजंगा चोटी कहेगा तो ये स्थित है 85-98 मीटर ऊंचा है। ये 85-98 मीटर ऊंचा, 85-98 मीटर ऊंचा कहाँ स्थित है? तो बताना बेटा, ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा चोटी। ये जो कंचनजंगा चोटी है, यही भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है ये भारत में स्थित सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। सही सवाल क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य म्यांमार की सीमा साझा नहीं करता? ध्यान सुनिएगा, क्या राज्य कह रहा है? म्यांमार। कह रहा है इनमें से कौन सा एक राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो अगर आप कहें म्यांमार से कितने राज्य लगे हैं भारत के, तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगे हैं। इन चारों राज्यों का नाम देख लीजिए, क्या क्या लगा है। अरुणाचल प्रदेश ये लगा हुआ है म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगा नागालैंड, तो आपको नागालैंड लगा हुआ मिल जाएगा। नागालैंड के नीचे आओगे बेटा तो आपको मणिपुर मिल जाएगा, और मणिपुर के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा मिजोरम। कौन सा राज्य? मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो गए? 4।
अगर आपसे कहे कितना किलोमीटर लगा है, तो म्यांमार के साथ भारत अपनी 1643 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ भारत अपनी 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अच्छा, यही जो म्यांमार है ये पहले क्या हुआ करता था? तो ये पहले बर्मा हुआ करता था। इसी म्यांमार को क्या काम किया गया? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया? अलग किया गया। किसे? बर्मा को। और यही बर्मा वर्तमान में क्या है? म्यांमार है। जरा ऑप्शन देखिए, कह रहा अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ लगा है। कह रहा सिक्किम, मिजोरम लगा है, मणिपुर लगा है। सही उत्तर क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम ये नहीं लगा हुआ। अगर कहे सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी बेटा सीमा साझा करता है। सिक्किम चीन के साथ लगा है, सिक्किम बेटा नेपाल के साथ लगा है, और सिक्किम किसके साथ लगा है? सिक्किम भूटान के साथ लगा है। किसके साथ? भूटान के साथ लगा है। तो सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी म्यांमार के साथ नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सिक्किम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां और राजकोष बिल का क्रय विक्रय कहलाता है। आरबीआई जब अपनी सरकारी प्रतिभूतियां बेचता या खरीदता है और राजकोषीय बिल का जब क्रय या विक्रय करता है, यानी खरीदता या जब बेचता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसके लिए आरबीआई ओपन बाजार खोलता है। कहीं लिखा होगा खुला बाजार प्रचलन। क्या करता है ये? खुला बाजार प्रचलन। इस व्यवस्था को कहते हैं खुला बाजार प्रचलन। आरबीआई अपने शेयर को बेचता है तो ओपन मार्केट का क्या करता है? प्रयोग करता है। शेयर बेचता है और लोगों से जिनको लगता है कंपनियों को, वो आकर उस शेयर को परचेज करते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा है सीमांत अस्थायी सुविधा। इसका सही जवाब क्या होगा? खुला बाजार प्रचलन। अगर आपसे कहें सीमांत अस्थायी सुविधा, तो ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर की जीडी में पूछा भी गया है, थोड़ा सा डिटेल याद रखिएगा। इसे कहा जाता है MSF, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैकल्टीज। क्या होता है फैसिलिटीज? ये बेटा शुरू किया गया सन 2011 में। कब शुरू किया गया? सन 2011 में। क्या कहता है ये कहता है प्रत्येक वाणिज्य बैंक, ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक वाणिज्य बैंक बेटा, कौन सा बैंक? प्रत्येक वाणिज्य बैंक अपने एनडीटीएल का, किसका? अपने एनडीटीएल का। अब एनडीटीएल क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी बैंकों के पास जितना कुल मांग जमा है और जितना कुल समय अवधि जमा है, यानी बैंकों के पास जितना कुल एनडीटीएल है, उस एनडीटीएल का क्या काम कर सकते हैं? एनडीटीएल का। तो बैंक क्या काम करेंगे? अपने एनडीटीएल का कितना परसेंट? ओवरनाइट के लिए 1% क्या ले सकते हैं? ऋण ले सकते हैं। 1% क्या ले सकते हैं? ऋण ले सकते हैं। यही व्यवस्था कहलाता है, यानी प्रत्येक वाणिज्य बैंक अपने एनडीटीएल का एक रात के लिए आरबीआई से 1% का लोन ले सकता है, अगले दिन उसे चुकाना होता है। इसकी व्यवस्था किया गया है वो सन 2011 में। किसने किया है? आरबीआई ने। इससे आरबीआई करता क्या काम है? बाजार में तरलता यानी पैसे की प्रवाह को कम और ज़्यादा करता है, जिससे मुद्रास्फीति और अस्फीति पर क्या किया जाए? नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसी व्यवस्था को कहा जाता है क्या? सीमांत अस्थायी सुविधा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए ये जो लिखा हुआ बेटा साल्डेर आयोग, असल में होना चाहिए था सल्डेर आयोग, सल्डेला ये होना चाहिए था। डा की जगह कहीं दा लिखा मिल जाएगा, ये होना चाहिए था। हुआ क्या था कि 1917 में बेटा 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रावधान किया था शिक्षा पर जांच करने के लिए, और एक यूनिवर्सिटी आयोग बनाया था। किस लिए? ताकि विश्वविद्यालय पर शिक्षा के भार को कम किया जा सके। विश्वविद्यालय, किस लिए? विश्वविद्यालय पर शिक्षा
विश्वविद्यालय पर शिक्षा का बोझ कम किया जा सके। विश्वविद्यालय पर शिक्षा का बोझ अधिक हो चुका था, कम किया जा सके, ये व्यवस्था किया गया था सेल्डर आयोग में। किस लिए? ताकि विश्वविद्यालय पर जो है बोझ जो शिक्षा का बढ़ गया है उसको कम किया जाए। तो इसके लिए एक आयोग गठित किया गया 1917 में, जिस आयोग का नाम है सल्देर आयोग। 1917 में क्या काम कहा इसने? कहा माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाए। इन्होंने कहा भाई साहब माध्यमिक शिक्षा में सुधार। कहा सारी गड़बड़ी कहाँ से है? माध्यमिक शिक्षा में है। तो इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाए। और इसी आयोग ने एक रिपोर्ट दिया, किसे? कोलकाता विश्वविद्यालय को। इस आयोग ने कोलकाता विश्वविद्यालय को रिपोर्ट दिया, कोलकाता विश्वविद्यालय को रिपोर्ट दिया इन्होंने। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया क्या? इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भारतीय शिक्षा बहुत दयनीय स्थिति में है। यहाँ बेटा इससे पहले वाले में याद रखिएगा, एक आपने पढ़ा था वुड डिस्पैच, अगर आपको याद हो तो वुड डिस्पैच पढ़ा था। ये प्राथमिक एजुकेशन और महिला शिक्षा से संबंधित था, जबकि सेल्डर आयोग बेटा यहाँ ध्यान सुनिएगा माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय पर जो शिक्षा का बोझ बढ़ा था उससे संबंधित था। कब गठित हुआ है? 1917 में। चलिए अगला सवाल कह रहा जैविक संसाधन है। सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। जैविक संसाधन है, जैविक यानी जो जीवित पदार्थ है, लिविंग थिंग है, वो कैसे संसाधन है? कह रहा जीवित चीजों से उत्पन्न, गैर जीवित चीजों से उत्पन्न, मनुष्य द्वारा उत्पन्न, पदार्थों से भी उत्पन्न नहीं, पदार्थों से भी उत्पन्न नहीं, गैर जीवित नहीं, जीवित चीजों से उत्पन्न क्या कहलाता है? जैविक संसाधन। जाहिर सी बात है भाई, जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे आप लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये सब कैसे जैविक पदार्थ हैं। जैविक पदार्थ के संसाधन जैसे बायोगैस का प्रयोग करते हैं आप, ये क्या है? जीवित पदार्थ संसाधन। कुल मिलाकर ऐसे संसाधन जिनका मानव जैविक संसाधन के रूप में करता है, जिनमें जीव या लिविंग थिंग के रूप में प्रयोग करता है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सब क्या संसाधन है? भाई साहब खाद्य पदार्थ कैसे बताओगे आप? सबके सब क्या है? जैविक संसाधन है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? जीवित पदार्थों से उत्पन्न। प्रमुख वृक्षारोपण में पाया जाता है। कह रहा प्रमुख कौन सा क्षेत्र है जहां पर वृक्षारोपण पाया जाएगा? तो प्रमुख क्षेत्रों में वृक्षारोपण पाया जाता है। ये सवाल है, थोड़ा सा सवाल इधर करते ताकि आपको समझे। प्रमुख वृक्षारोपण कह रहा है विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, सवाना क्षेत्रों में, तापीय क्षेत्रों में। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ एक ग्लोब बनाता हूं, ये है 0 अक्षांश रेखा जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं। ये है बेटा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा। यही बीच वाली जलवायु कहलाता है उष्णकटिबंधीय। यहाँ बेटा होता क्या है? तापांतर सबसे कम होता है। यहाँ तापांतर सबसे कम होता है। जहाँ तापांतर कम होगा वहाँ कैसे वन पैदा होंगे? सदाबहार। कैसे वन? सदाबहार वन पैदा होंगे। इन्हीं क्षेत्रों में सबसे सघन वनस्पतियां होती हैं और इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता होता है। इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता होता है, यानी बायोडाइवर्सिटी होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक क्या होगा? वृक्षारोपण। सबसे अधिक क्या होगा? वृक्षारोपण। यही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला सवाल कह रहा मादाओं में स्त्रीकरण को कहा जाता है। ये सवाल पॉलिटिकल मामलों से संबंधित है, गलती से आप इसे बायोलॉजी का सवाल मत समझ लीजिएगा। यहाँ मादाओं में स्त्रीकरण का मतलब है प्रजनन से। ये प्रजनन की व्यवस्था कब किया गया मादाओं में, इसकी बात ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मादाओं में स्त्रीकरण। बेटा भारत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो राजनीतिक अस्थिरता आ गई।
तो जब राजनीतिक अस्थिरता आई तो अचानक एक व्यक्ति को बनारस से उठाकर प्रधानमंत्री बनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री को। और लाल बहादुर शास्त्री का जब निधन हुआ तो गूंगी गुड़िया इंदिरा गांधी जी आई, और इंदिरा गांधी जी ने भाई साहब 1975 को इमरजेंसी लगाया, और उसी इमरजेंसी के दौरान 1976 ध्यान सुनिएगा, 1976 से 77 के बीच मैडम जी ने क्या काम किया। इसी समय नसबंदी कानून, जबरदस्ती लोगों से जबरन नसबंदी करवाया गया, इमरजेंसी लगाया गया, लोकतंत्र को लेकर काला दिन कहा जाता है इसी व्यवस्था को। इंदिरा गांधी जी ने क्या काम किया, नारा दिया हम दो हमारे दो, और नसबंदी कानून अपनाने की शुरुआत की। यही है महिला नसबंदी। क्या है ये? महिला नसबंदी। अगर कहा जाए आपसे कि भारत में पहली बार किसने शुरू किया था, तो इससे पहले किसने शुरू किया था? 1880 में एक व्यक्ति थे शैमुअल स्मिथ। इस भाई साहब जो शैमुअल स्मिथ लुंगरेन ये जो थे, इन्होंने पहली बार अपने क्षेत्रों में भारत में नसबंदी कानून यानी महिलाओं पर नसबंदी कानून, प्रजनन पर रोक लगाने का प्रयास किया था इन्होंने। आज़ादी के बाद किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने। किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने। कौन सा नारा दिया? हम दो हमारे दो। अभी मोदी जी हैं और योगी जी हैं यूपी में, ये कहते हैं ना हमारा कोई न तुम्हारा कोई, क्योंकि ये नौकरी देना नहीं चाहते, ना हमारा कोई होगा ना तुम्हारा कोई होगा, क्योंकि इनका अपना निर्वंश है। इंदिरा गांधी कहती थी हम दो हमारे दो। ठीक है, ये नसबंदी कानून था। आगे देखते हैं, कह रहा जड़ें पानी के माध्यम से अवशोषित करती है। जड़ें पानी के माध्यम से क्या अवशोषित करती है, ये आपको बताना है। तो जड़ें पानी के माध्यम से क्या अवशोषित करते हैं? एंजाइम। क्या? एंजाइम। ये है क्या? जाइलम। क्या इससे करते हैं? जाइलम। और जाइलम है क्या? जाइलम एक पादपों में पाया जाने वाला क्या है? ऊतक। किस में पाया जाता है? पादप। किस में पाया जाता है? पादप। जाइलम एक प्रकार का ऊतक है जो किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। और जड़ें अपने जो है पानी के माध्यम से जो नीचे से खींचती है, वो क्या खींचती है? जाइलम खींचती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कह रहा एक मुर्गी पक्षी की उचित क्या कह रहा ज्यादातर होने वाले मृत्यु का कारण क्या है? मुर्गियों में कवक का कौन सा रोग है जिसके कारण मुर्गियां अधिक मर जाती हैं, जिसके कारण अधिक मुर्गियां मरती हैं? तो इसका कारण क्या है वो पूछ रहे हैं। तो ये है बेटा, ध्यान सुनिएगा, इसमें दो रोगों के बारे में आपको बताऊंगा। एक है स्पिरिचुअलोजिस और एक है रेक्टस। तो ये जो मुर्गियों में मरती है वो उसका कारण ये है। अगर ये पूछे आपका रेक्टस क्या है, तो ये बच्चों में पाया जाता है। ये क्या? ये बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है। किसमें? हड्डियों में। ये किसमें? हड्डियों में। बच्चे के हड्डियों को कमजोर कर देता है क्या? रेक्टस। तो ये बच्चों में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली बीमारी है। और मुर्गियों में जो कवक के कारण निधन होती है वो वाली बीमारी ये है। ये जो बीमारी है कई साल पेपरों में पूछा भी गया। हड्डियां कमजोर कर देती है। किसके कारण? ये काम क्या करता है? ये क्या काम करेगा? आपके जो बच्चों की शरीर होती है उसमें जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी के निर्माण में क्या होता है? ये सहायक होता है। और किसके? विटामिन डी के निर्माण में। और किसके? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस के निर्माण में भी सहायक होता है। लेकिन मुर्गियों में जो कवक की बीमारी होती है वो क्या होता है? एरोप्रेजिलोसिस। ये बीमारी जो होती है ये मुर्गियों में होती है, जिसके कारण मुर्गियां मर जाती है। आगे पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? तो अगर पृथ्वी की सतह पर बात करें, धातु की बात करें, तो 8.1% लगभग ये पाया जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अंग क्या है? एल्युमिनियम एक लोहा है, इसमें सबसे प्रमुख घटक क्या है? तो आयस्क है, बॉक्साइड आयस्क वगैरह है। अगर कहें दूसरा सबसे प्रमुख घटक, तो लगभग 5% के आसपास क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। यानी सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। अगर आप कहें, ये तो हो गया प्रचुर मात्रा में। अगर आपसे कहें तत्व कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे अधिक तत्व पृथ्वी पर पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। और इसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। ये पृथ्वी पर
तत्व, अगर तत्व शब्द लगा के पूछ लेगा, अगर धातु पूछ लेगा तो एल्युमिनियम और लोहा, अब अगर तत्व पूछ लेगा तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन। क्या? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ये आपको बताना है पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक ऑक्सीजन और दूसरा सबसे अधिक सिलिकॉन, और पृथ्वी की परत पर धातु सबसे अधिक क्या है? एल्युमिनियम और लोहा। ठीक है। अगला सवाल कह रहा फोटोक्रोमेटिक कांच की सतह का अंधकार वाले गुण की उपस्थिति का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई सारे पेपरों में आया है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सिल्वर आयोडाइड। कारण क्या है? सिल्वर आयोडाइड। कैमरा, सिनेमा, कैमरा और सिनेमा में जो प्रयोग हुआ जाता है, जो उसके लिए प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में, जो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है वो सिल्वर आयोडाइड। बेटा यही सिल्वर आयोडाइड याद रखिएगा कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा में भी प्रयोग किया जाता है यही सिल्वर आयोडाइड। क्लाउड फार्मिंग रेंज, जो क्लाउड फार्मिंग कराया जाता है वो भी किससे कराया जाता है? कि सिल्वर आयोडाइड से। सिल्वर आयोडाइड कैसा होता है? चमकीला, चमकीला होता है। चमकीला किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का सिल्वर आयोडाइड होता है। पानी में कम घुलनशील होता है, पानी में कम घुलनशील होता है, यानी ये पानी में क्या होता है? कम घुलनशील होता है सिल्वर आयोडाइड। इसमें एक गुण और होता है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक गुण भी सिल्वर आयोडाइड में होता है। एंटीसेप्टिक गुण भी सिल्वर आयोडाइड में होता है। तो कुछ दवाइयों में भी सिल्वर आयोडाइड का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा हृदय संबंधी विकार को रोकने के लिए नियंत्रण निम्नलिखित में से किसने प्रयास किया है? कौन सा ग्लोबल हार्ट्स पहल का किया गया है? किसने किया है? यानी कौन सी संस्था है जिसने हृदय संबंधी विकार CBD को रोकने का प्रयास किया हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, WHO या विश्व बैंक? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये किसने किया है? जाहिर सी बात है भाई, स्वास्थ्य संबंधित मामले हैं, और स्वास्थ्य संबंधित मामले कौन करेगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यही करेगा। अगर आपसे कहे WHO की स्थापना कब हुआ है, अगर आपसे पूछे WHO की स्थापना कब हुआ है, बेटा बता दीजिएगा कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या हुई है? स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे WHO का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप बताइए कहाँ पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछे, यहाँ पर एक टॉपिक और लिखा हुआ है यूनेस्को, अगर आपसे कहें यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, तो यूनेस्को की स्थापना हुआ है 16 नवंबर 1945 को। और अगर इसका हेडक्वार्टर बेटा आपसे पूछ ले तो बताना फ्रांस पेरिस में है। कहाँ पर? फ्रांस पेरिस में है। और अगर आपसे पूछे यूएनओ की स्थापना कब हुई है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। अब अगर आपसे कहें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बता दीजिए कहाँ पर है बेटा? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अब अगर आपसे कहें विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो जुलाई 1944 में हुई है। अगर आपसे कहें विश्व बैंक किस रूप में स्थापित हुआ था, तो बता देना IBRD। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 2 संस्थाएं तय की गई थी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD। यही IBRD बाद में क्या बन गया है? विश्व बैंक बन गया है। यहीं पर बेटा ध्यान सुनिएगा, यहीं पर बेटा IBRD और IMF को कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें। ये क्या है? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जुलाई 1945 में इन दोनों ने क्या किया? शुरुआत। विश्व बैंक की स्थापना हुई है IBRD के रूप में। दोनों का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो वाशिंगटन, क्या? वाशिंगटन DC। कहाँ पर? USA में इनका क्या है? मुख्यालय है। तो हाल ही में CBD को रोकने के लिए किस संस्था ने पहल किया है? WHO ने। यहाँ बेटा और याद रखिएगा WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई है, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसी दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन 7 अप्रैल को। ठीक है, सही जवाब क्या है? WHO। अगला सवाल देखिए क्या है, ठीक से पढ़िए साथी। क्या कह रहा है? भारत में
अपने शासन के वास्तविक अभ्यास के साथ ब्रिटिश उदार विचारकों के विपरीत प्रकाशन डालने के लिए भारत में गरीबों और ब्रिटिश शासन किसने लिखा था? यहाँ गरीबी और सही किताब का नाम क्या है? द ब्रिटिश अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, गरीबी और धन निष्कासित सिद्धांत। ये किताब किसकी है? तो ये किताब दादा भाई नौरोजी की है। क्या है? गरीबी और धन निष्कासित सिद्धांत। ये जो किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था 1867 में, दादा भाई नौरोजी ने। बेटा दादा भाई नौरोजी से एक शब्द और याद रखिएगा, ये बच्चे कैसे नेता हैं? उदारवादी नेता है। कैसे नेता है? उदारवादी नेता है। एक बात दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको और याद रखना है बच्चे अपने पेपर के लिए, क्या कि एक संस्था बनी थी 28 दिसंबर 1985 को। आप सबको पता है संस्था का नाम क्या था? ध्यान सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय, संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था संस्था का? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने। बेटा दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, किसके सलाह पर? दादा भाई नौरोजी के सलाह पर क्या काम कर दिया गया था? इसी संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या काम कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इसे कर दिया गया था किसे? दादा भाई नौरोजी के सलाह पर। इसी संस्था का एक अधिवेशन हुआ था। कब? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कब? ध्यान सुनिएगा, अधिवेशन हुआ बेटा कब? 1986 में कोलकाता में। ये दूसरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था ये दूसरा अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था वो किसके द्वारा? याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसकी क्या काम किया गया था? अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। एक सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ये प्रथम पारसी, कांग्रेस के प्रथम पारसी क्या है? अध्यक्ष है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी क्या है? अध्यक्ष है। पारसी जो आंदोलन है भारत में, उसके प्रेता भी कौन है? वो कौन है? दादा भाई नौरोजी है। यहाँ एक व्यक्ति को और याद रखिएगा बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या है? ये महात्मा गांधी जी के गुरु हैं। याद रखिएगा, महात्मा गांधी, किसके? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक क्या है? ये गुरु है। यहाँ तो थोड़ा सवाल अभी और व्याख्या जैसे जैसे सवाल कराऊंगा प्रैक्टिस सेट आपको बताऊंगा। गोपाल कृष्ण गोखले ये दादा भाई, ये गांधी जी के क्या है? गुरु है। यही गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में बेटा याद कर लीजिएगा, 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था जिसकी इन्होंने अध्यक्षता किया था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला सवाल देखिए, नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? नुब्रा, तो बेटा नुब्रा किसकी सहायक नदी है? तो अगर आप कभी आपको टॉपिक ज्योग्राफी पढ़ाने का मौका मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी वाला सीरीज में पूरा करने वाला हूँ, वहाँ देखिएगा नुब्रा किसकी सहायक नदी है बेटा। तो ये किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। किसकी सहायक है? सिंधु की। तो अगर मैं आपको सिंधु की सहायक नदियां बताऊं, ध्यान सुनिएगा, बाएं और दाएं। तो अगर दाएं सहायक नदियां बताऊं तो उनमें है शोक और नुब्रा। शोक, नुब्रा, गिलगिट, काबुल, कुर्रम। इनके अलावा बेटा गोमल, तोची
और स्वागत, गोमल, तुची और स्वागत। ये सिंध के दाएं और सहायक नदियां हैं। अगर बेटा बाएं पूछ ले आपसे तो बाएं बताना, झेलम, झेलम, चेनाव, झेलम, चेनाव, रावी, रावी, ब्यास और सतलज। ये सिंध की, ये जो सिंध की सतलज, ये सिंध की किधर से सहायक नदियां हैं? ये सब के सब बाएं से सहायक नदियां हैं। सिंध की बाएं से सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? सिंधु नदी। अगला सवाल देखते हैं, भीम ऐप के बारे में कौन सा एक कथन सही है? भीम ऐप के बारे में कौन सा एक कथन सही है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, भीम ऐप के बारे में कई बार आपको बताया भी है। भीम ऐप, अगर कभी आप पढ़ोगे भीम ऐप, तो ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन ऐप है। एक डिजिटल ट्रांजैक्शन ऐप के लिए बनाया गया भीम ऐप। कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये जो पहला वाली बात है, हर एक के लिए नगद वापस योजना, गलत जवाब हो गया। कह रहा हर एक के लिए रेफल बोनस योजना, जी हाँ ये सही है। व्यापारियों के लिए नगद वापस योजना, जी सही है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी और सी। भीम ऐप, ये जो भीम ऐप है, भारत इंटरफेस ऑफ फॉर मनी। भीम ऐप जो है बेटा वो ऐसे लिखा रहता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसका जो संचालन जो संस्था करती है वो नेशनल पेमेंट फॉर कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट फॉर कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट फॉर कॉरपोरेशन। ये जो संस्था है, राष्ट्रीय भुगतान निगम, राष्ट्रीय, यहाँ लिख बता देता हूँ आपको, राष्ट्रीय भुगतान निगम, यही वो संस्था है जो बेटा क्या काम करती है? भीम ऐप का संचालन करती है। भीम ऐप इसके अलावा भी बहुत चीज़ का संचालन करती है, जैसे रुपेज पेड, मास्टर कार्ड, इन सब का भी संचालन कौन करता है? वो यही करता है राष्ट्रीय पेमेंट, जो राष्ट्रीय पेमेंट संस्था है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन फॉर इंडिया। यही वो संस्था है जो भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है और भीम ऐप का क्या करता है? संचालन करता है। अगला सवाल, किस संस्था को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस संस्था को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बेटा सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे। और ये जो पुरस्कार है, यह सुनिएगा, सैन्य इकाई यानी आर्मी यूनिट, किसी भी आर्मी यूनिट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है जो किसी भी यूनिट को, यानी आर्मी में किसी यूनिट को दिया जाता है। ये किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे यूनिट को दिया जाने वाला भारत में सर्वोच्च आर्मी यूनिट सम्मान जो है वो क्या है? वो है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। और ये हर साल राष्ट्रपति महोदय देती हैं। और इस बार किसे मिला है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज ऑफ पुणे को ये पुरस्कार मिला हुआ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किस आंतरिक एजेंसी ने यात्रियों को आपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विश्व का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष उड़ान लोक अर्पण किया हुआ है? सबसे बड़ा किसने किया हुआ है? तो बेटा ये किया हुआ है जैक्सा। अब जरा ध्यान से मैं बता दे रहा हूँ बेटा आपको, जैक्सा कहाँ का स्पेस कंपनी है? तो बेटा ये कहाँ का है? जापान का। इसरो कहाँ की स्पेस कंपनी है? तो ये बेटा कहाँ पर है? भारत का। रोसोमॉक्स कहाँ की स्पेस कंपनी है? ये कहाँ की? रूस की। और नासा कहाँ की स्पेस कंपनी? बेटा कहाँ की? यूएसए की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, जापान जक्सा, रूस रोसोमोको और नासा यूएसए, ये क्या है? इनकी स्पेस एजेंसियां हैं। स्पेस एजेंसियों से कभी कभी आपके जीडी में सवाल आता है कि ये किस देश की स्पेस एजेंसी है, इसीलिए ये सवाल शामिल किया गया। आप देख रहे होंगे जीडी के आसपास के सारे सवाल हैं। आगे सुनिए, अगला सवाल पढ़िए ठीक से। किस कंपनी ने देश का पहला मेड इन इंडिया एआई आर्टिफिशियल सुपर क्लाउड लॉन्च किया हुआ है? सुपर क्लाउड लॉन्च किया हुआ है, तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? एआई से शुरू, याद रखना बेटा, ये करंट का सवाल है। न्यू क्लाउड ने पहला एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया है। किसने? न्यू क्लाउड ने। आगे सवाल, विश्व मत्स्य
पालन सम्मेलन भारत 2023 हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ है? तो बच्चा ये याद रखिएगा किस शहर में आयोजित हुआ है। 21 से 22 नवंबर 21 से 22 नवंबर सन 2023 को अहमदाबाद, कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में 50 से अधिक देशों के राजदूत, 50 से अधिक देशों के राजदूतों ने इसमें भाग लिया था। अगर आपसे कहे इसका संचालन किसने किया है, ध्यान सुनिएगा, इसका संचालन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो मत्स्य विभाग। किसके द्वारा? मत्स्य विभाग और बेटा कौन सा? राष्ट्रीय डेयरी विभाग। और कौन सा? डेयरी विभाग। यही दो संस्था थे जिन्होंने इस सम्मेलन का क्या किया था? संचालन किया हुआ था। अहमदाबाद कहाँ पर हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। ये रहा आज के सेशन का अंतिम सवाल, आपको बताना है। ये आज के सेशन का अंतिम सवाल है बेटा, ओलंपिक से सवाल है। ओलंपिक के लिए मैं आपको 10 मिनट का वीडियो देने वाला हूँ जिसमें सारा डिटेल होगा। देखो, नोको जोकोविच ये बहुत अच्छे टेनिस खिलाड़ी है। कह रहा है एटीपी रिकॉर्ड का किताब 7वां किताब जीता है, फाइनल में किसे हराकर? तो ये फाइनल में किसे हराकर? ये जेनिक सिनर को हराकर क्या काम किया है? इन्होंने ये किताब जीत लिया है। कहाँ पर? ओलंपिक में। ठीक है, तो ये रहा आज के 20 सवाल। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।